हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास है हमारी हिस्ट्री की, जिसमें आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और ये टॉपिक्स वाइज है, और इसको देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप ये वीडियो खत्म कर रहे होंगे लास्ट में, तो आपको इसका सारा चीज क्लियर हो चुका होगा जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहे, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। दोस्तों देखो, हड़प्पा सभ्यता जो मतलब माना जाता है कि जो भारत में सबसे पहले जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। दोस्तों इस सभ्यता को हम बोलते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। मेसोपोटामिया अब तो खैर कट गया है, नहीं अभी भी है, सेकेंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी, देखो दोस्तों ये है हमारे दयाराम साहनी, ठीक है। इन्होंने 1921 में क्या करी, हड़प्पा स्थल की खोज की, और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का पता लगाया, ठीक है। ये है हमारे रखालदास बनर्जी दोस्तों, ठीक है, ये है हमारे रखालदास बनर्जी। अब देखिए इस सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी के आसपास था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के अंदर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों में है दोस्तों। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि एक प्राचीन सभ्यता है जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया के क्या थी, समय की थी, समकालीन थी। और इसकी खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने की थी, किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, ठीक है। और 1922 में मोहनजोदड़ो का पता लगाया रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। और ये सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। और यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के अंदर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों में क्या थी, यह फैली हुई थी। तो दोस्तों यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता। अब इसका एक काल पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इसके प्रमुख केंद्र। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल। तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का काल कैसे पता लगाया, तो जॉन मार्शल ने पता लगाया, जो वहां से चीजें मिली, मनके, बाट, उन सबको चेक किया और उसके अनुसार इन्होंने बताया कि ये 2600 BCE से 1900 BCE पुराना है, ठीक है। मतलब इतना सारा, मतलब देखो ये इस डेट को हम देखते कैसे, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म यहां से हुआ है और इससे पहले का समय, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये 2600 यहां पर होगा और 1900 इधर की तरफ होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये ऐसे डेट देखते हैं। फिर इधर से हमारा आ गया, आपका आ गया 100वीं ईस्वी, फिर 200 ईस्वी, फिर इधर आ गया आपका 2024 आ गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो हड़प्पा पाकिस्तान में सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में था, लेकिन इसकी दूरी हड़प्पा से कितनी थी, 483 किलोमीटर दूर स्थित था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चनहुद्रो भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद भारत के अंदर देखो धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, क्या बोला मैंने, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल कहां पे है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन जो कि कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। और बनावली, राखीगढ़ी है दोस्तों, हरियाणा में है। तो आपको याद करना है, कैसे याद करना है, देखो धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल कहां पे है, गुजरात। कालीबंगन राजस्थान में है, कालीबंगन कहां है, राजस्थान में। धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहां है, गुजरात। और बनावली और राखीगढ़ी किधर है दोस्तों, हरियाणा में, ठीक है। तो भारत में मतलब पाकिस्तान में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया, हड़प्पा स्थल के नामक पर खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो भी क्या है, पाकिस्तान में ही है और 483 किलोमीटर की दूरी पर है, कहां से, हड़प्पा से। और चनहुद्रो भी क्या है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है। बाकी धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल ये गुजरात के अंदर है, और राजस्थान में कालीबंगन है, और हरियाणा में क्या है, बनावली और
राखी गढ़ी है। दोस्तों ये कंबाइंड क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता की काल और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आए या मेरी स्पीड आपको तेज लग रही हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि और कैसे आपको और किस तरीके से मैं और आपको अच्छा डिलीवर कर सकूं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके का वर्णन कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन जीने के लिए किन सब चीजों पर निर्भर रहते थे, क्या करते थे अपने दिन भर। तो ये देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी जीविका के लिए विभिन्न तरीकों का पालन करते थे। मतलब वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है, और खेती भी करते थे, और वनस्पति मछली पालन, ये सारे काम दोस्तों वो करते थे। दोस्तों देखिए पहले क्या है, कृषि पर वो मतलब एक पुरातत्वविदों की खोज हुई जिससे उन्हें पता लगा, ठीक है, अनाज के जले हुए शास्य मिले, जैसे गेहूं, राई, मटर, दाल, सफेद चना, तिल, सरसों, बाजरा। ये अनाज इस बात का संकेत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे और इसमें अपनी जीवन यापन करते थे। मतलब जैसे पुरातत्वविदों ने खोदा, मतलब जमीन को खोदना चालू किया तो वहां से क्या जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले, उसमें राई, मटर, दाल, सफेद चना ये सब थे। यही सारे साक्ष्य हमें बताते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पशुपालन। देखो पशुपालन, अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। उसमें प्रमुख पशु कौन थे, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि पालते थे। खासकर वे कुंवर वाले जो सांड होते थे उनको विशेष उनको विशेष प्रिय थे, पसंद थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशुपालन भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वनस्पति उत्पाद और मछली पालन। जो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता लोग थे, ये लोग क्या करते थे, जंगलों से वहां से फल फ्रूट वगैरह लेकर खाते थे, मछली पालन करते थे। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का भी व्यापक उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो हड़प्पाई लोग थे कृषि, पशुपालन और वनस्पति उत्पादों के माध्यम से भी अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अपने जीवन का संचालन करते थे, चलाते थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों 3 मार्क्स का आ सकता है, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, आपको एक एक चीज बड़ी डिटेल के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप अपने दोस्तों का भला कर दे तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब इसमें ज्यादा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी ही चैप्टर है ये, कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता बसा, वहां के लोग कैसे थे, क्या काम होता था वहां पर, ठीक है, वहां के नगर, नालियां, गलियां कैसी थी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है, और नोट करते रहिए। देखिए मोहनजोदड़ो की नगर योजना प्रणाली बतानी है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना प्रणाली बतानी है। तो पहले देखो जो मोहनजोदड़ो था एक प्रमुख केंद्र था हड़प्पा का, ठीक है। ये करीबन 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 125 हेक्टेयर में फैला हुआ। देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख और सुनियोजित शहरी केंद्र था। इसकी नगर योजना निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित थी। पहला क्या है, शहर का विभाजन। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्या था, शहर का विभाजन हो रखा था, एक दुर्ग और निचला शहर, ठीक है। दुर्ग में कौन रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे जो कि राज करते थे, और नीचे सामान्य लोग रहते थे। जो निचला शहर था वो पूर्व की तरफ था और जो दुर्ग था दोस्तों पश्चिम की तरफ था, ठीक है, याद रखना। हाँ अब आगे चल, देखो मोहनजोदड़ो को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया था। एक हिस्सा ऊंचाई पर स्थित था तो दूसरा जिसे दुर्ग कहा गया और ऊंचा शहर कहा गया या ऊंचा शहर कहा गया, और दूसरा हिस्सा निचले शहर पर मतलब निचले इलाके में स्थित था जिसे निचला शहर कहा जाता था। अब देखिए दुर्ग और निचला शहर, तो दुर्ग और निचला शहर क्या है, देखो दुर्ग में शासन वर्ग के लोग रहते थे, महत्वपूर्ण लोग रहते थे, जबकि निचला शहर में सामान्य नागरिक रहते थे, और दुर्ग पश्चिम में था और निचला शहर पूर्व में था। तो दोस्तों सिंपल सा बता दिया आप लोगों को मैंने। आप समझो कि ये आपका दुर्ग है, ठीक है, और ये मान लो यहां पर ये निचला शहर है, ठीक है, ये निचला शहर है आपका। अब देखो दोस्तों जो दुर्ग है वो पश्चिम की तरफ ही दिख रहा है आपको, वेस्ट की तरफ, और ये किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ है। यहां पे शासक वर्ग के लोग रहते थे और निचले शहर में कौन रहता था, सामान्य लोग रहते थे, ठीक है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, सर्दी खांसी, तो उसके लिए माफ कर देना।
वीडियो मत छोड़ना, वीडियो देख लो, पढ़ाई करना जरूरी है। रात के 11 बजने वाले हैं, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय पे। नींद आ रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से मैंने जब प्रण लिया है, वादा किया है, तो दोस्तों हमें बनाना ही पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, देख रहा हूँ, करिए करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो, दीवारों से घेराबंदी, दीवारों से घेराबंदी। देखो, दुर्ग को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था ताकि इसे निचले शहर से अलग किया जा सके, ठीक है। अब निचले शहर से अलग करने के लिए दुर्ग को मतलब चारों ओर से क्या करा गया था, घेरा गया था। और देखिए, निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था ताकि जो शहर की सुरक्षा को सुनिश्चित करती थी, मतलब कहीं बाहर से लोग ना आ जाए इसके अंदर, अनचाहे लोग घुस जाए इसके अंदर, ठीक है। चोरी चकारियां और दूसरे चीजें जो होती हैं उससे बचने के लिए क्या किया गया था, उसकी भी घेराबंदी की गई थी निचले शहर को भी, ठीक है। अब देखिए, निर्माण सामग्री और संरचना क्या था। देखो, दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाई गई थी, और निचले शहर में भी अधिकांश घर कच्चे ईंटों के चबूतरे बसाए गए थे या बनाए गए थे, और शहरों में कई प्रवेश द्वार थे जो इसके सुनियोजित निर्माण को दर्शाते हैं। तो दोस्तों देख लो किस तरीके से कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाया गया था उसको, दुर्ग को, इसलिए वो ऊंचाई पे था। और नीचे क्या है कि निचला शहर भी क्या था, अधिकांश घर कच्चे ईंटों के चबूतरे बने थे, और यह शहर में प्रवेश द्वार भी कई सारे लगे हुए थे उसके अंदर घुसने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो की नगर योजना इस बात का उदाहरण है कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों को बहुत ही व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से बसाया गया था। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट थे, ये क्वेश्चन भी आता है आपका 3 नंबर में कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना बताइए कैसी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, शहर का विभाजन दुर्ग और निचले शहर में किया गया था। और दुर्ग और निचले शहर की किस खास बात क्या थी कि दुर्ग में कौन रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे, निचले शहर में समान लोग रहते थे। और जो दुर्ग था वो पश्चिम की तरफ था, और जो निचला शहर था वो पूरब की तरफ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आगे चलते हैं। तो दीवारों से घेराबंदी की गई थी ताकि मतलब दुर्ग को किया गया था ताकि उसे निचले शहर से अलग किया जा सके, और निचले शहर को भी किया गया था ताकि इसे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसकी, ठीक है। और सामग्री में क्या है कि दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, केवल याद भी कराने की कोशिश कर रहा हूं इसके माध्यम से, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप वीडियो को देखें लास्ट तक, क्योंकि इसमें आप ही की भलाई है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर लगे रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बतानी है। तो देखो, जो अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत सुव्यवस्थित, सुनियोजित और बहुत सही ढंग से की गई थी दोस्तों, जो आज के समय तक भी भारतीय लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। तो देखो, पहला, सड़क और नालियों की ग्रिड पद्धति। जो देखो हड़प्पा सब या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो नगर और गलियां थी या नालियां थी उसको इस प्रकार बनाया गया था कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। अगला पॉइंट, नालियों का संयोजन। देखो नालियों का संयोजन कैसे था, घर के साथ नालियां बनी हुई रहती थी। देखो छोटी छोटी नालियां एक दूसरे से जुड़ी होती थी और वह बड़ी नालियों से मिल जाती थी जो गंदे पानी को बाहर की ओर निकाले रखती थी दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, घर और नालियों का सामंजस्य। क्या था दोस्तों, घर और नालियों का सामंजस्य। आप आज के समय में भी देख सकते हो कि हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल नालियों से जस्ट सटे होते हैं, ताकि जो घर का वेस्ट पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, नालियों में जाता है। और ये जो हमारे बड़े नाली जो होते हैं बाहर की तरफ, हमारे शहर के बाहर की तरफ, उसमें ये छोटी छोटी नालियां जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। सॉरी दोस्तों, प्रत्येक घर को नालियों से सटाकर बनाया गया था ताकि घरों का गंदा पानी सीधे नालियों में जा सके। यह बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, पक्की नालियों और ढका हुआ निर्माण। जैसे देखो आज के समय में भी देखो आपकी गली में नाली निकालने वाले होते होंगे, उसे मतलब एक नाली के ऊपर ऐसा पत्थर लगाया जाता है जिसे समय अनुसार क्या होता है, निकाला जा सकता है जब गंदा हो जाता है, भर जाता है ज्यादा, तब के समय में, ठीक है। देखो हड़प्पा सभ्यता में नालियों की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उन्हें ऐसे पत्थरों से ढका जाता था जिन्हें समय समय पर हटाया भी जा सकता था। यह व्यवस्था जल निकास की स्थिरता और साफ सफाई को बनाए रखने की में सहायक थी, ठीक है। अब देखिए इसका जो निष्कर्ष है पढ़ लो। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली न केवल अत्यंत सुनियोजित थी बल्कि यह इस बात का प्रमाण है
कि हड़प्पाई लोगों ने अपने शहरों की साफ सफाई और जल निकासी के लिए विस्तृत योजना बनाई थी। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर योजना एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड से आ सकता है। ठीक है, नगर नियोजन के बाद है जल निकास प्रणाली, जिसके अंदर आपकी सड़क नालियों को ग्रिड पद्धति से जो बनाया गया था समकोण पर काटती है, नालियों का संयोजन जो छोटी छोटी नालियां जो बाहर की बड़ी नालियों से जाके मिल जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, घर और नालियों का सामंजस्य कि घर से सटे हुए नाली बनाए जाते थे, और पक्की नालियां और ढका हुआ निर्माण। जो नालियां होती थी पक्की होती थी, समय अनुसार उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता उसे हटाकर उसे साफ भी किया जाता था। और इसी तरीके से क्या कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगर के अंदर जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की दोस्तों कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की घर की स्थापना की विशेषताएं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के घरों की स्थापत्य कला बहुत ही सुव्यवस्थित या व्यवस्थित और योजनाबद्ध थी। मोहनजोदड़ो के निचले शहर से हमें इसके घरों की विशेषताओं का पता लगता है। ठीक है, देखिए पहला क्या, घरों का आकार और संरचना। देखो मोहनजोदड़ो में घर छोटे तो कुछ घर छोटे तो कुछ घर बड़े होते थे। बड़े घरों के बीच क्या होता था, एक आंगन। आज भी आप देख सकते हो अपने गाँव में कि हाँ एक घर होता है चारों तरफ और बीच में आंगन रहता है। आंगन में कई प्रकार के काम होते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या रहते हैं, कमरे बने रहते हैं। जो काम क्या होते हैं आंगन में, खाना पकाना होता है और कुछ अलग अलग गतिविधियां होती है, कुट्टी काटना ऐसे गाय वाय के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, निर्माण सामग्री और डिजाइन। तो क्या होता है, देखो घरों की फर्श पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जिनका आकार एक विशिष्ट अनुपात में होता था। लंबाई चौड़ाई की दुगनी और चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी। देखो लंबाई चौड़ाई की दुगनी, ऐसे मान लो दोस्तों, एक ईंट मान लो ऐसे। ठीक है, ये मान लो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। देखो ये अगर मान लो 4 है लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितनी होगी 2, और ऊंचाई कितनी ये होगी 1। इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी थी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी और चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, और बाहर से घर के अंदर का दृश्य देखने से रोकने के लिए घरों के सामने एक खंबा लगाया जाता था, जिससे घर के अंदर सीधा नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, देख लो दोस्तों क्या सिस्टम बना रखा है उस समय में भी, आज से मतलब इतने साल पुराने, जो 2600 और ये सब बीसीई में। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा जिसे हम बोलते हैं। आइए 2 पॉइंट और देखते हैं इसको। देखिए स्नानागार और जल व्यवस्था। तो देखो दोस्तों प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था, मतलब नहाने के लिए, नहान बाथरूम जिसे कहते हैं हम, और उसकी नालियां शहर की गंदी नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घर तो 2 मंजिला होते थे, 2 मंजिला। आज के समय में भी देख सकते हो 2 मंजिला, पहले भी होता था। ठीक है, होता था, जिनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। देखो उड़ के तो जाएंगे नहीं, सीढ़ी बनी होगी, कॉमन सी बात है ना। देखो कुआं और जल स्रोत। क्या है कुआं और जल स्रोत, प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, जिसे इस तरह से बनाया गया था या बनाया जाता था कि राहगीर भी उसका उपयोग कर सके। और मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या 700 के आसपास मिली दोस्तों। ठीक है, देखिए तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के घर में उत्कृष्ट नगर योजना और जल निकास प्रणाली का अनुपालन किया गया था, जो उसकी उच्च सभ्यता और सामाजिक संरचना को दर्शाए। हम क्यों पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हमें इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। आज के समय में भी हम देख सकते हैं अपने आसपास के टाइम की चीजें, आसपास की चीजें जो देखते हैं, घर वगैरह, नाली वगैरह, वो भी हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसका मतलब कि हम उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं और उसके जैसा ही हम कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक स्थल अर्थात स्नानागार की विशेषता। स्नानागार एक जो स्थल था ना, ये बहुत मतलब क्या था। देखिए मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्थल विशेष रूप से स्नानागार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जो स्नानागार था दोस्तों, ये हमारा दुर्ग में था, ऊंचाई पर। ठीक है, देखो स्थान और संरचना। स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में स्थित था। यह एक विशाल जलाशय था जो चारों ओर से घिरा हुआ था और ईंटों से निर्मित था। ठीक है,
आकार और आकृति, देखो स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा था। जैसे आप बोलोगे ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये 12 मीटर मान लो कहीं से यहां से 12 मीटर लंबा होगा, और ये 7 मीटर मान लो आपका चौड़ा था, और 2.5 मीटर क्या था, ये गहरा था। 2.5 मीटर क्या था दोस्तों, ये गहरा था। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में सीढ़ियां बनाई गई थी। जैसे देखो यहाँ पे भी सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पे बनी गई होगी, और एक इधर की तरफ बना होगा। उत्तर कहोगे आप इसे, और इसे दक्षिण कहोगे, ठीक है। सीढ़ियां बनाई गई थी अंदर घुसने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। देखो कमरा और कुआं, स्नानागार के तीनों ओर कमरे थे। क्या थे दोस्तों, कमरे थे जिनमें एक में कुआं था, उस कुएं से क्या पानी निकाला जाता होगा। बाकी 2 कमरे कपड़े बदलने के रूप में काम आते थे या प्रयोग होते थे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आवाज थोड़ी सी अगर बेकार आ रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट, स्नानागार का महत्व। अब स्नानागार का महत्व क्या था दोस्तों, देखो यह स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत थी, और यह इन ईंटों से बने स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्नान और स्वच्छता से संबंधित था, ठीक है। क्या था, स्वच्छता से संबंधित था, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट था कि दुर्ग की विशेषता या मोहनजोदड़ो की विशेषता आपको बतानी थी, या सार्वजनिक स्थल अर्थात स्नानागार की विशेषता बतानी थी, तो हमने ये बताया। देखो वही क्या है, स्थान और संरचना की ये दुर्ग में बना हुआ था, ठीक है। विशाल का है, एक तो विशाल जलाशय था, ठीक है। आकार और स्थिति, आकार कैसी थी हमने बता दी, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा था। और कमरे और कुएं क्या था कि चारों ओर इसके कमरे, तीनों ओर कमरे थे, ठीक है। इसमें एक में कुआं था और 2 कपड़े बदलने के लिए कमरे थे, ठीक है। अब उसके बाद स्नानागार का महत्व क्या था कि ये जो था मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत थी, और यह ईंटों से बना हुआ एक सुंदर नमूना था ईंटों का, ठीक है। और ये क्या था, सार्वजनिक स्नान और स्वच्छता से संबंधित था, ठीक है। चलिए, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में समाधान के तरीकों का वर्णन कीजिए। समाधान मतलब क्या, जब कोई मर जाता है दोस्तों तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो उसी चीज के बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखो इसके 3 प्रमुख तरीके थे। पहला, दफनाना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंडिया और बाकी अलग देशों में भी दफनाया जाता है। तो देखो दफनाने मतलब उस समय कैसे दफनाया जाता होगा, एकदम आज के समय में तो जो आप देखते हो क्रिश्चियन के कि एक मतलब वो आता है बॉक्स सा, उसमें ढकते हैं, फिर मतलब उसमें बढ़िया तरीके से पैक करके रखते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा थोड़ी होता था। तो देखो क्या है, यहाँ पे कंकाल पड़ा है, ये कंकाल देख रहे हो आप, ऐसे एक दिन हमें भी मतलब खत्म है कहानी भाई। देखो दफनाया जाता था तो क्या है, तो गड्ढे में दफनाया जाता था, और उनके साथ उनसे जीवन से जुड़ी हुई संबंधित चीजें भी क्या करते थे, ये लोग उसके अंदर रख देते थे, ठीक है। इससे क्या पता चलता था कि वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को का पता चलता था, ठीक है। और देखो दाह संस्कार, अब कुछ जगहों पर दाह संस्कार भी होते थे, वही लकड़ी लगा के जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को लकड़ी पे बिछाकर उसको जलाया जाता है, और उसकी जो अस्थियां होती हैं उसको नदी में बहाया जाता है या मृत भांडों में रखकर गड्ढों में दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल आपको पता ही है, बिल्कुल निजी तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए खुला में दफनाना। अब देखो क्या है कि कुछ ऐसे भी हमारे शास्त्र मिले जिसमें खुले में कंकाल मिले, तो ऐसा पता लगाया जाता है कि वो उसने ऐसे ही फेंक दिया था कुछ बॉडीज को, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था कि समाधान के तरीके बताइए। वही क्या है, पहला दफनाना या दाह संस्कार, और दूसरा खुले में फेंक देना, ठीक है। चलिए आइए, अब हमें पता लगाना है हड़प्पा सभ्यता की लेखन कला का वर्णन किया। देखो आप लोगों ने भी अभी, मैं जानता हूं दोस्तों आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूं, ये चीज दोबारा से क्यों आया हूं मैं इस YouTube पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इसलिए आया हूं दोस्तों कि आप अच्छे मार्क्स कर सके अपने एग्जाम के अंदर, और अच्छा अपने मतलब बढ़िया तरीके से आप रह सकें, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, और उनकी लिपि की विशेषता निम्नलिखित है। हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताना है। तो देखो आप लोगों को पता है कि चित्रात्मक लिपि थी ये, ठीक है ना, कोई वर्णात्मक कोई ऐसा अक्षर नहीं है, और नहीं इसे अभी तक पढ़ी जा चुकी है। देखो हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्रात्मक थी। इसमें अधिकतर चित्रों का प्रयोग किया गया था, मतलब इसमें ज्यादातर क्या थी, चित्र थे, चिन्ह थे, कोई मतलब वर्णात्मक वर्ण नहीं थे,
लेखन की दिशा। अब देखो क्या है दोस्तों, इसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसमें दाएं ओर का अंतराल चौड़ा और बाएं ओर, जैसे हम अभी लिखते कैसे हैं, हमारी जो किताब होती है उसके अंदर इस तरीके से होता है ना, यहां से हम लिखते हैं सीधे हाथ से, लेकिन वहां पे कैसा होता था, वहां पे उधर ऐसा उल्टा, देखो यहां पे इस तरीके से इधर से लिखना चालू करते थे। ठीक है, यही बोल रहे हैं, दाएं का अंतराल चौड़ा होता और बाएं का संकुचित, मतलब कि ऐसे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, अभी तक अप्रशिक्षित, मतलब इसे अभी तक ना, मतलब डिकोड नहीं किया गया है, मतलब अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा चुका है, अभी मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा जा चुका होगा, लेकिन हमारी किताब में जो है यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हड़प्पा लिपि अब तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी और यह एक रहस्यमय लिपि मानी जाती है, एक रहस्यमय लिपि। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि के वर्णन कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डोंट वेरी, यही लिखना है आपको। ठीक है, देखो चिन्हों की संख्या, इस लिपि में 375 से 400 तक के चिन्ह जो है मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा क्या, लेखन कला। ठीक है, रहस्यमयी लिपि। ठीक है, तो यही है, चित्रात्मक लिपि थी, चित्रात्मक लिपि थी, वर्णनात्मक नहीं थी, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। लेखन की दिशा क्या थी, मतलब ऐसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है ना, और अभी तक अप्रशिक्षित, मतलब इसे अभी तक पूरी तरीके से डिकोड या पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से लेकर 400 तक है। ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कनिंघम जी। ये कनिंघम जी जो थे ना, यही होते हड़प्पा सभ्यता के खोजी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, भ्रम में आकर इस चीज का महत्व छोड़ दिया इन लोगों ने। ठीक है, इन्होंने देखिए हड़प्पा सभ्यता कनिंघम, ठीक है, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम बोल देते हैं, यार गलत बोल दिया, हड़प्पा सभ्यता, सॉरी गलती हो गई, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, थोड़ा सा क्या है ना, हड़प्पा सभ्यता बोलते बोलते हड़प्पा सभ्यता निकल रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय सभ्यताओं के उत्खनन की शुरुआत की। जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं, यही व्यक्ति हमारे हैं कनिंघम। ठीक है, अब देखिए इनका भ्रम क्या था, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कनिंघम का भ्रम बताइए, 3 नंबर में आ जाता है, तो देखिए जरा, या कनिंघम कौन था, इसके भ्रम के बारे में बताइए। देखिए कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की महत्ता को शुरुआत में नहीं पहचाना। जब उन्होंने हड़प्पा मुहर पर ध्यान दिया तो उनका भ्रम था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी की विकसित शहरों से हुआ है, और इस भ्रम के कारण उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक की और उसे पहले कालखंड में रख दिया। इसका मतलब उन्हें इस चीज से वो चूक गए, ये नहीं खोज पाए। ठीक है ना, तो यही था इनका वहम कि ये मुहर को देखकर भी पता नहीं लगा पाए। इन्होंने कहा कि ये गंगा नदी के शहरों से विकसित हुई, ये भी विकसित हुआ होगा उसी तरीके से ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन का कारण बताना है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया दोस्तों, सब पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, काल क्या था, ठीक है ना, सब पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, कि वहां के नगर योजना क्या था, जल निकास प्रणाली क्या थी, समाधान के तरीके, लोग अपने जीवन जीने के लिए क्या करते थे, दुर्ग की विशेषता, मोहनजोदड़ो की विशेषता। ठीक है, समाधान के तरीके। अब क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन। अभी एक क्वेश्चन इसके बाद और है, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरी देखनी है, हर वीडियो को पूरी देखनी है, ये नहीं कि आप ऐसे देखोगे। मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं होगा कि 2 मिनट में वीडियो देख ली और हो गया, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है कि अचानक से ही क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन आ गया, जिससे कृषि और जल स्रोत प्रभावित हुए और सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ आना दोस्तों, क्या, बाढ़ आना। बाढ़ आने की वजह से भी क्या हुआ कि वो सभ्यता मतलब पानी में पूरी तरीके से ढह गई, खत्म हो गई। ठीक है, देखो सिंधु नदी का के मार्ग में बदलाव और बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता में जल भराव हुआ, जिससे सभ्यता प्रभावित हुई। ठीक है, और ये पतन का कारण बना। देखिए अगला टॉपिक नहीं है, पॉइंट है, सूखा पड़ना। देखो सिंधु, अब कहा जाता है, तो पहले तो बोला जाता है कि सिंधु नदी में इतना पानी भर गया कि इससे मतलब हो गया, मतलब कई सारे इतिहासकारों ने, मतलब ये बिल्कुल पक्का नहीं है दोस्तों, जो मैंने ये जो लिखा हुआ है पक्का नहीं है, ये कई सारे इतिहासकारों की बातें हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इस तरीके से हो गया। ठीक है, देखो सिंधु और उसकी सहायक नदियां सूखने लगी, जिसके कारण कृषि प्रभावित हुई और सभ्यता का पतन हो गया। चौथा पॉइंट, बाहरी आक्रमण। दोस्तों देखो क्या बोला जाता है कि आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनकी सभ्यता खत्म ही हो गई बिल्कुल। देखो
वनों की अत्यधिक कटाई। कुछ कारणों में वनों की अति कटाई, नदियों के मार्ग में बदलाव और भूमि का अत्यधिक पर उपयोग भी क्या था कि इसका खात्मा बन गया, मतलब पतन का कारण बन गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे अटेम्प्ट कर लेना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है, डिस्क्राइब करना है उसको। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, क्या ना तबीयत खराब है, फिर भी क्या है, क्लास तो लेनी है, पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, ठीक है ना। चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, क्लास मेरे को लेनी है तो लेनी है। पीडीएफ बना रहा हूँ सुबह से इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस चीज़ के लिए आप भी मेरी वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखो, आपके एक लाइक कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों, तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके ही लिए ही मैं हूँ यहाँ पर, आपसे ही होऊंगा दोस्तों, ठीक है, तो करिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता में अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे कृषि और जल स्रोत प्रभावित हुए, ठीक है, और सभ्यता का पतन हुआ। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ा दिया बातों में। देखो, बाढ़ आना, ये सारी चीजें, ठीक है, सूखा पड़ना, भारी आक्रमण, वनों की अत्यधिक कटाई, ये सब क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। ठीक है, आइए देखिए, एक और क्वेश्चन जो बनता है, काफी बार पूछा जाता है 3 मार्क्स में, कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प व उद्योग संबंधी जानकारी दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या लगता है कि मैं ये वन शॉट पढ़ा दूंगा उसके बाद खत्म कहानी? नहीं दोस्तों, पहले वन शॉट पूरी कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, उसके बाद दोस्तों ऐसी सीरीज लाएंगे मैप की, चित्र की, और उसके बाद क्या है कि एमसीक्यू। ये सारे सेशन आपके आने वाले हैं, बस फटाफट हम ये सारे पढ़ के खत्म कर दे, उसके बाद ये सारी चीजें भी आएगी। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनमें प्रमुख थे। देखो, पहला क्या है, मनके का निर्माण करना। देखो, हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के मनके बनाते थे जो व्यापारिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए, मोहरों का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मोहरे धार्मिक या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे और इन्हें व्यापारिक समझौते या अन्य अनुबंधों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। मतलब वो लोग कहीं जाते थे या कोई सामान वगैरह भिजवाते थे तो वो जो मोहरे होती थी, मोहर उसका वो प्रतीक थी। ठीक है, देखो, बाट बनाना। देखो, हड़प्पा लोग शिल्प कार्यों में माहिर थे और उन्हें मानकीकृत बाटों का निर्माण किया जो व्यापार में वजन मापने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं इसीलिए कि इन शिल्प कार्यों ने हड़प्पा सभ्यता की उच्चतम तकनीक और व्यावसायिक क्षमताओं को दर्शाया। ठीक है, तो ये कुछ तरीके, देखो माप हैं, इधर कुछ बट्टे हैं, इधर देखो ये, और ये कुछ मोहरे हैं इधर की तरफ, आपके तरफ ये कुछ मोहरों की फोटो है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर होता है बिल्कुल खत्म, वन शॉट कंप्लीट होती है। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि मन लगा के पढ़िए, दिन दुगनी रात चौगनी कीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी अभी आराम का समय नहीं है, फरवरी से ही पेपर स्टार्ट है। जैसे ही पहला पेपर होगा आप लोगों की टेंशन थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाएगी, तो इसी टेंशन को मैं छुट्टी कराने आया हूं आप सभी के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए दोस्तों की वीडियो कैसी लग रही है। कोई अगर विशेष चेंज की जरूरत है या कुछ बदलाव की जरूरत हो दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।